हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास जो लेंगे वो हम एडवांस्ड इंग्लिश पर लेंगे। एडवांस्ड इंग्लिश पढ़ाने का मतलब ये है कि हम एडवांस्ड इंग्लिश में चैप्टर वाइज नहीं लेते हैं कि पहले हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लिया, आर्टिकल लिया, नाउन प्रोनाउन लिया, इस तरह से नहीं। बल्कि जब भी हम एडवांस्ड इंग्लिश पढ़ाते हैं तो हम कोई एक पॉइंट उठाते हैं और उस पॉइंट से संबंधित जितने भी ग्रामेटिकल रूल्स हो सकते हैं या जितनी भी उससे संबंधित ग्रामर हो सकती है उसको हम लोग पढ़ाने का प्रयास करते हैं। आज का जैसे सबसे फर्स्ट टॉपिक, हमारा एडवांस्ड इंग्लिश का फर्स्ट टॉपिक जो है वो है फ्रेजल वर्ब। हम ये देखेंगे कि फ्रेजल वर्ब्स का यूज किस प्रकार से होता है और फ्रेजल वर्ब का यूज अगर हम गलत कर दें तो किस प्रकार से एरर हमारा बन सकता है। ये सब बातें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। फ्रेजल वर्ब का हम लोग यूज जाने और देखें कि उसको सही प्रकार से कैसे प्रयोग किया जाता है। इससे पहले हम ये जानना होगा हमें कि फ्रेजल वर्ब आखिर होती क्या है, फ्रेजल वर्ब्स आखिर बनती कैसे हैं। इन सब बातों को हमें जानने का प्रयास करना होगा। तो पहली बात यह है कि फ्रेजल वर्ब है क्या, जरा देखें। हम देखेंगे कि फ्रेजल वर्ब क्या है। फ्रेज का अर्थ होता है शब्द समूह और फ्रेजल वर्ब, जब फ्रेज में हमने वर्ब जोड़ दिया इसका मतलब यह है ऐसी वर्ब जो शब्दों के समूह से बनी हो। शब्दों का समूह कब हो सकता है, या तो दो शब्द हो या दो से अधिक शब्द हो, तब हम ये कह सकते हैं कि ये शब्दों का समूह है। तो फ्रेजल वर्ब का अगर हम नाम देखें, इसका अर्थ है शब्दों के समूह की वर्ब, मतलब ऐसी वर्ब जो दो शब्दों से या दो से अधिक शब्दों के समूह से बनी है। इसमें सबसे पहली बात यह है, जब भी हम फ्रेजल वर्ब बनाते हैं उसमें एक मेन वर्ब होती है। उसमें एक क्या होती है, मेन वर्ब। एक होती है मेन वर्ब। आप ये कहेंगे कि हम इस मेन वर्ब में कौन से शब्द को जोड़ें जिससे शब्दों का समूह बन जाए और वो फ्रेजल वर्ब कहलाए। तो सबसे पहली बात यह है, जब हम मेन वर्ब में कोई एक स्मॉल एडवर्ब जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, स्मॉल एडवर्ब। क्या जोड़ देते हैं, स्मॉल एडवर्ब। जब हम मेन वर्ब में एक स्मॉल एडवर्ब जोड़ देंगे तो एक तो मेन वर्ब हुई और उसमें एक एडवर्ब जोड़ दिया तो वो दो शब्दों का एक समूह बन गया और उस प्रकार से वो फ्रेजल वर्ब कहलाएगी। अभी हम थोड़ी देर में एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखेंगे कि किस किस प्रकार से फ्रेजल वर्ब्स बनती है। अभी मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि मेन वर्ब में हम जोड़ते किसे हैं। पहली बात, हम किसे जोड़ते हैं, स्मॉल एडवर्ब को। दूसरा, हम किसे जोड़ते हैं, प्रीपोजिशन को। ठीक है, अगर हम मेन वर्ब में किसी प्रीपोजिशन को जोड़ दें तो बनने वाली जो वर्ब होगी वो फ्रेजल वर्ब कहलाएगी। इसके बाद में एक और तरह से फ्रेजल वर्ब बनती है, अगर हम एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन अगर जोड़ दें। हमने ये देखा कि अगर हम मेन वर्ब में अगर स्मॉल एडवर्ब जोड़ दें तब भी एक फ्रेजल वर्ब बन सकती है। अगर हम मेन वर्ब में प्रीपोजिशन जोड़ दें तब भी एक फ्रेजल वर्ब बन सकती है। अगर हम मेन वर्ब में एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन जोड़ दें तब भी फ्रेजल वर्ब बन सकती है। अब आपके माइंड में सवाल यह आएगा, सर फ्रेजल वर्ब बनेगी कैसे। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये कहूं कि सी सी एक मेन वर्ब है। सी क्या है, सी है मेन वर्ब। इसका अर्थ होता है देखना। अगर मैं इसमें एक पार्टिकल जोड़ दूं, आप ये समझना, जितने भी स्मॉल एडवर्ब, प्रीपोजिशन और एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन होता है, जब हम फ्रेजल वर्ब में पढ़ते हैं तो इन सभी शब्दों को कहा जाता है पार्टिकल। क्योंकि बड़े छोटे छोटे से शब्द जुड़ते हैं इसीलिए इनको पार्टिकल्स कहा जाता है। कहीं पर आपको मिल जाए कि वर्ब में पार्टिकल जोड़ दिया गया तो आप ये समझ लेना, या तो वो पार्टिकल एडवर्ब होगा या प्रीपोजिशन होगा या फिर एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन दोनों उसमें होंगे। उनको क्या कहा जाएगा, पार्टिकल। सी हमारी मेन वर्ब है। अगर हम मेन वर्ब में ऑफ जोड़ दें, ऑफ क्या है, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। अब इस प्रकार ये जो वर्ब बनी, वर्ब को क्या बनी, हमारी हमारी वर्ब बनी सी ऑफ। सी ऑफ। अब इसका अर्थ देखिए,
सी मीन्स होता है देखना और ऑफ का अर्थ होता है बंद करना। लेकिन जब हमने सी के साथ ऑफ को जोड़ दिया, ये अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग रखेगा। सी ऑफ का अर्थ होता है विदा करना। सी ऑफ का अर्थ क्या होता है? विदा करना। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब चाहे एक मेन वर्ब या एडवर्ब से मिलकर बनी हो, चाहे मेन वर्ब या प्रीपोजिशन से मिलकर बनी हो, बनने वाली जो फ्रेजल वर्ब होती है इनका अपना इस एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। इनके जो सेपरेट अर्थ होते हैं वर्ब का और प्रीपोजिशन का, इनके मुख्य अर्थ से इस फ्रेजल वर्ब का कोई लेना देना नहीं होता है। फ्रेजल वर्ब अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग रखती हैं। जैसे हमने मेन वर्ब के साथ प्रीपोजिशन को जोड़ा तो इनका मूल अर्थ तो था, सी मीन्स था देखना और ऑफ का अर्थ था बंद। तो हो सकता है इसका मूल अर्थ के हिसाब से क्या बनता? देखना, बंद करना। लेकिन वास्तव में इसका अर्थ यह नहीं होता है। जब फ्रेजल वर्ब बन गई तो इसका अर्थ होता है विदा करना। हर फ्रेजल वर्ब अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग रखती है। तो एक बात हमने जानी कि अगर हम मेन वर्ब में प्रीपोजिशन को जोड़ दें तो हम एक फ्रेजल वर्ब प्राप्त करते हैं। ठीक है, और ये जो इसके बाद में हमने प्रीपोजिशन जोड़ी इसको कहा जाता है पार्टिकल। क्या कहा जाता है? पार्टिकल। अगर हम एडवर्ब जोड़ देंगे उसको भी कहा जाएगा पार्टिकल। अब तक हमने देखा कि मेन वर्ब में हमने जोड़ी थी प्रीपोजिशन। अब हम एक और वर्ब लेते हैं और उसमें हम एडवर्ब जोड़ने का प्रयास करते हैं और हम देखेंगे कि किस प्रकार की फ्रेजल वर्ब बनेगी और क्या उसका अर्थ होगा। इस बातों को जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप नोट करना चाहें तो ये नोट कर सकते हैं और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जरा देखिए, अगर हम एक वर्ड ले लें लुक। लुक का अर्थ होता है देखना। अगर मैं इसमें एक एडवर्ब जोड़ दूं या मैं इसमें एक एडवर्ब पार्टिकल जोड़ दूं, एडवर्ब जोड़ दें हम डाउन। ठीक है, ये तो हुई मेन वर्ब। ये क्या हुई? मेन वर्ब। और ये हुआ एडवर्ब। इसे हम पार्टिकल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं? पार्टिकल भी कह सकते हैं। जब इन दोनों शब्दों को जोड़ने से, लुक और डाउन को जोड़ने से, लुक का अर्थ होता है देखना और डाउन का अर्थ होता है नीचे। लेकिन मैंने आपसे कहा कि जब भी फ्रेजल वर्ब बनती है तो इसमें जुड़े हुए शब्दों के मूल अर्थ से फ्रेजल वर्ब का अर्थ बिल्कुल अलग होता है। इन दोनों को जोड़कर फ्रेजल वर्ब हमारी क्या बनेगी? लुक डाउन। लुक डाउन का अर्थ होता है अपमान करना या तिरस्कार करना। क्या अर्थ बना? तिरस्कार करना। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये फ्रेजल वर्ब के साथ प्रीपोजिशन जोड़कर, मैं आप फ्रेजल वर्ब के साथ एडवर्ब जोड़कर आपको बता क्यों रहा हूं? क्योंकि जब हम आगे फ्रेजल वर्ब का यूज पढ़ेंगे, अगर आपको वहां पर ये पता नहीं होगा कि फ्रेजल वर्ब में एडवर्ब जोड़ा जाता है, प्रीपोजिशन जोड़ा जाता है, दो वर्डों से मिलकर फ्रेजल वर्ब बनती है, तीन से मिलकर फ्रेजल वर्ब बनती है, तब तक आप उसके यूज को नहीं समझ सकते। जब आप ये फ्रेजल वर्ब को बनाना जान जाएंगे तब आप देखेंगे कि किस प्रकार से इसका प्रयोग सही होता है और किस प्रकार से इसका यूज गलत होता है, तभी आप जान पाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर हमने लुक मेन वर्ब और डाउन एडवर्ब पार्टिकल को जब जोड़ दिया तो इन दोनों का अपना एक अर्थ हुआ तिरस्कार करना। और इसको फ्रेजल वर्ब क्यों कहा गया? क्योंकि ये वर्ब शब्दों का समूह है। इसमें एक शब्द लुक है और एक शब्द है डाउन। दो शब्दों का समूह बना और है क्या ये? वर्ब। इसीलिए हमने इसको कहा फ्रेजल वर्ब। तो आप समझ पाए कि हम मेन वर्ब के साथ जब प्रीपोजिशन जोड़ी तब एक फ्रेजल वर्ब बनी, जब हमने मेन वर्ब के साथ एक एडवर्ब पार्टिकल को जोड़ा तब भी एक वर्ब बनी। क्योंकि दो शब्दों से मिलकर बनी इसीलिए हमने इसको शब्दों के समूह वाली वर्ब या फ्रेजल वर्ब कहा। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी एक रह गया, एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन अगर जोड़ दी जाए। जरा देखें, ठीक है, एक हम मेन वर्ब लेते हैं पुट। पुट मीन्स होता है रखना, ये मेन वर्ब है। कैसी वर्ब है? मेन वर्ब। हम लेते हैं अप। अप का वैसे अलग से तो अर्थ होता है ऊपर, ये है एडवर्ब। क्या है ये? एडवर्ब। प्लस विद। विद क्या है? प्रीपोजिशन।
यहां पर ये जो वर्ब बनी, इन तीनों शब्दों को अगर हम जोड़ दें, यहां पर एक शब्द, यहां पर दूसरा एडवर्ब और तीसरा प्रीपोजिशन, अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो एक वर्ब बनती है पुट अप विद। पुट अप विद का अर्थ होता है सहन करना। सहन करना या स्वीकार करना। ठीक है, इतनी बात आप समझ पाए होंगे। हमने एक फ्रेजल वर्ब कैसे बनाई? हमने एक फ्रेजल वर्ब, एक मेन वर्ब, एक एडवर्ब पार्टिकल और एक प्रीपोजिशन पार्टिकल को जोड़कर तीन शब्दों से एक वर्ब बनी। क्योंकि तीन शब्दों का समूह है इसीलिए इसको फ्रेजल वर्ब कहा गया, क्योंकि शब्दों के समूह की यह वर्ब है। आपस में इनका जो अर्थ था, पुट मिस रखना, अप मिस ऊपर, विद मिस साथ, लेकिन इनके मूल अर्थ से इस वर्ब का कोई लेना देना नहीं है। जब आपस में ये तीनों जुड़ गए, इनका स्पेसिफिक अर्थ हुआ सहन करना। तो इस प्रकार से फ्रेजल वर्ब्स बनाई जाती हैं। अब आगे हम थोड़ी सी कुछ चीजों को देखेंगे कि इनका यूज किस प्रकार से होता है। हम इन बातों को जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहां पर थी मेन वर्ब। मेन वर्ब थी टर्न। टर्न मीन्स होता है घूमना। टर्न मीन्स होता है घूमना या मुड़ना। लेकिन टर्न डाउन, टर्न के साथ एक एडवर्ब पार्टिकल हमने जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया हमने? एडवर्ब पार्टिकल। किसी प्रस्ताव को ठुकरा देना। तो इसका अर्थ क्या बना? टर्न डाउन मीन्स होता है किसी प्रस्ताव को ठुकरा देना। इसी प्रकार से ईट मीन्स होता है खाना। लेकिन इनटू, इसमें हमने एक प्रीपोजिशन पार्टिकल को जोड़ दिया इनटू, तो इसका अपना अर्थ हुआ धीरे धीरे कम करना, यानी कि मिटिगेट करना, कम करना, धीरे धीरे कम करना। ईट इनटू हो गया। इसी प्रकार से इसमें कुछ एग्जाम्पल भी हैं। द पार्लियामेंट टर्न डाउन द प्रोपोजल। टर्न डाउन का अर्थ क्या था? किसी प्रस्ताव को ठुकरा देना। तो पार्लियामेंट टर्न डाउन द प्रोपोजल ऑफ वेल्थ टैक्स। संपत्ति कर के प्रस्ताव को उन्होंने क्या किया? ठुकरा दिया। यहां पर है स्मिताज यूनिवर्सिटीज फी। स्मिता की जो यूनिवर्सिटी की फीस है, हैव बीन ईटिंग इनटू आवर सेविंग्स। हमारी सेविंग्स को क्या कर रही है? धीरे धीरे कम कर रही है। स्मिता की यूनिवर्सिटी की जब हम फीस दे रहे हैं तो वह हमारी सेविंग्स को धीरे धीरे क्या कर रही है? कम कर रही है। ये वाली वर्ब बनी एडवर्ब पार्टिकल को जोड़कर और ये वर्ब बनी प्रीपोजिशन पार्टिकल को जोड़कर। आगे देखें, मेन वर्ब है पुट, पुट मिस रखना, और पुट अप विद मिस स्वीकार करना या सहन करना। इसमें एडवर्ब पार्टिकल और प्रीपोजिशन को जोड़ दिया गया। इसका अपना अर्थ हुआ स्वीकार करना या सहन करना। शी पुट अप विद हिज वायलेंट टेम्पर। वह उसके हिंसक व्यवहार को सहन करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेजल वर्ब के कुछ आपने देखा कि फ्रेजल वर्ब्स होती क्या हैं। आगे हम देखेंगे कि इनका यूज किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, इन ट्रांजिटिव वर्ब, पहले अगर हमें यह पढ़ना है कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, हमें यह जानना होगा अगर हम फ्रेजल वर्ब्स का यूज करते हैं। क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स में हम कई बार देखेंगे कि ऐसी फ्रेजल वर्ब्स जो इंट्रांजिटिव होती हैं उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो हमें पहले यह जानना होगा कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं और ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं। भाई देखो, आपको पता है कि आज एडवांस्ड क्लास है, एडवांस्ड इंग्लिश की क्लास है, तो इसमें नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। वो जो जनरल इंग्लिश, उसका नाम ही है जनरल इंग्लिश, तो वहां पर हम छोटी छोटी चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं। ये एडवांस्ड इंग्लिश है, तो यहां पर हम ऐसी ऐसी चीजों को सीखने का प्रयास करेंगे जो या तो आपने नहीं पढ़ी होंगी या पढ़ी होंगी तो आपकी क्लियर नहीं होंगी। इन चीजों को हम लोग पढ़ने का यहां पर प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है। इन बातों को मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। जरा देखिए, पहली वर्ब हमने कितनी प्रकार की वर्ब्स होती हैं, तो हमने कहा एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, एक होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, हम जानने का प्रयास करेंगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं और ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं। आप थोड़ा सा लैंग्वेज से समझने का प्रयास कीजिए। ऐसी वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, जिनको
ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं होती है, यानी कि हम ये क्लियर कहें कि उनके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है, ऐसी वर्ब्स को इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहा जाता है। जैसे मैं कहूं स्लीप, SLEEP, ठीक है, स्लीप मीन्स होता है सोना। आप कहेंगे सर कैसे पता कि इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जा सकता? हम इस पर एक एग्जाम्पल बनाते हैं। द चाइल्ड इज स्लीपिंग। हमारा सेंटेंस क्या है? द चाइल्ड इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। अब एक बात मुझे आप ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चा क्या कर रहा है, तो आप कह देंगे बच्चा सो रहा है। इससे मेरा जो है आंसर, जो है आपने जो आंसर दिया, मैं संतुष्ट हो गया कि हाँ भाई बच्चा सो रहा है। इसमें ऑब्जेक्ट का कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता। हाँ, हालांकि हम इसमें कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे द चाइल्ड इज स्लीपिंग इन द रूम, या हम कहें स्लीपिंग इन द रूम। लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इन द रूम ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। उसने थोड़े से उसमें और एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ दी कि बच्चा रूम में सो रहा है। लेकिन यहां अगर हम इसका प्रयोग ना भी करें, तब भी सेंटेंस का अर्थ क्या है? सेंटेंस का अर्थ पूरा है कि बच्चा सो रहा है। ठीक, तो ऐसी वर्ब्स जिनमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है, ऐसी वर्ब्स को इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहा जाता है। आप इतनी बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट आप देखिए कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं। ऐसी वर्ब्स जिनके अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। जैसे मैं कहूं द मैन किल्ड, किल, किल मीन्स होता है मारना। अगर हम एग्जाम्पल बनाएं तो होगा द मैन किल्ड। ठीक है, इतनी बात आप समझे। यहां पर मैंने क्या किया, सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग करके मैंने सेंटेंस को रोक दिया। आपने पूछा कि क्या हुआ, मैंने कहा आदमी ने मार दिया, तो आपका फिर से एक प्रश्न आएगा, किसे मार दिया? तो इतने से सेंटेंस को बनाकर हमारा अर्थ पूरा नहीं हुआ। हमें यहां पर एक ऑब्जेक्ट अवश्य जोड़ना पड़ेगा, चाहे हम कुछ भी जोड़ें। जैसे हम कहें द मैन किल्ड अ स्नेक, किल्ड अ स्नेक। ये जो स्नेक था, इसने ऑब्जेक्ट का कार्य किया। ठीक है, अब हमारा अर्थ क्या हो गया? द मैन किल्ड अ स्नेक, आदमी ने सांप को मार दिया, तब हमारा अर्थ पूरा हुआ। लेकिन अगर हम इस ऑब्जेक्ट को हटा दें, द मैन किल्ड, तो हमारा अर्थ पूरा नहीं हो रहा है। हम ये कह रहे हैं आदमी ने मार दिया, तो फिर एक प्रश्न उठ जाएगा कि किसे मार दिया? जिसको मारा वही ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का जब हम प्रयोग इसमें कर रहे हैं, तभी हमारे सेंटेंस का अर्थ पूरा हो रहा है। यानी कि किल्ड ऐसी वर्ब है जो अवश्य अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती ही है। ऐसी वर्ब्स को कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब्स, और ऐसी वर्ब्स जिन्हें ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, उन्हें कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब ऐसी भी कुछ वर्ब्स होती हैं जिनको ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव दोनों रूपों में हम प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि दोनों रूपों में ही उसका अर्थ पूर्ण होता है। जैसे अगर मैं कहूं राहुल इज रीडिंग, राहुल इज रीडिंग। अगर आपने मुझसे पूछा कि राहुल क्या कर रहा है, तो मैं कह दूंगा कि राहुल पढ़ रहा है, तो आप कहेंगे ठीक है भाई पढ़ने दो। तो इसका मतलब यह हुआ, अगर हमने कहा कि राहुल पढ़ रहा है, इससे भी सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ? पूरा हो गया। यही मैं इसमें एक ऑब्जेक्ट जोड़ दूं, राहुल इज रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो राहुल इज रीडिंग अ बुक, तब भी अर्थ पूरा है। यानी कि हमने इसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया, तब भी इसका अर्थ सही है कि राहुल एक किताब पढ़ रहा है। और हमने ये नहीं कहा कि राहुल केवल पढ़ रहा है, तब भी हमारा अर्थ पूरा था। यानी कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग करो या ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करो, इस वर्ब के साथ दोनों अर्थों में ही सेंटेंस का अर्थ पूर्ण हो रहा है। इसीलिए ये वर्ब जो होगी, ये इंट्रांजिटिव भी होगी और ये ट्रांजिटिव भी होगी। ठीक है,
तो इतनी बातों को आप समझने का प्रयास किया कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, ये बात आपने जानने का प्रयास किया। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि अब जब मैं आपको फ्रेजल वर्ब में बताऊंगा कि अगर फ्रेजल वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब है तो उसमें दोनों पार्ट को यानी कि मेन वर्ब और पार्टिकल को हम अलग नहीं कर सकते, ये बात मैं बताऊंगा। तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं और ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, इसलिए मैंने आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव बताने का प्रयास किया। इसके बाद में देखिए कुछ लिंकिंग वर्ब्स भी होती हैं, कुछ कॉजेटिव वर्ब्स भी होती हैं, मॉडल वर्ब्स भी होती हैं। जब हम जनरल इंग्लिश में अपना एक चैप्टर पढ़ेंगे वर्ब, वहां पर हम कुछ और वर्ब्स को या और वर्ब्स को और गहराई से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहां पर मैंने आपको केवल इसलिए ये बात बताई है कि जब हम फ्रेजल वर्ब्स का यूज पढ़ें तब आप चीजों को क्लियर कट समझ पाएं। ठीक है, हम आगे बढ़ जाएं। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, तो आपको पता है इंट्रांजिटिव वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स कहलाती हैं। इन फ्रेजल वर्ब में मेन वर्ब और पार्टिकल, क्या चीज, मेन वर्ब तथा पार्टिकल। मैंने कहा कि मेन वर्ब के बाद में चाहे एडवर्ब जोड़ दें, चाहे प्रीपोजिशन जोड़ दें, चाहे एडवर्ब और प्रीपोजिशन जोड़ दें, तो मेन वर्ब के बाद में जो जुड़ा है उसको हम पार्टिकल कहेंगे। अब ठीक है, आप लोग इस बात को समझ लेंगे कि वो एडवर्ब भी हो सकता है और वो प्रीपोजिशन भी हो सकता है। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो मेन वर्ब तथा पार्टिकल को हम सेपरेट नहीं कर सकते। अगर कहीं पर भी आपको यह दिख जाए कि वर्ब इंट्रांजिटिव है और उनको सेपरेट कर दिया गया, किस प्रकार से सेपरेट कर दिया गया है जरा देखें। ईट आउट, ईट का अर्थ होता है खाना और आउट का आउट ये जो है ये एडवर्ब है। आउट क्या है, एडवर्ब है। इस प्रकार ये जो बनी ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसे कहेंगे पार्टिकल। ठीक है, बाहर खाना, ईट आउट का अर्थ होता है बाहर खाने का, मतलब है बाहर कहीं रेस्टोरेंट में जब हम खाते हैं उसे हम कहते हैं ईट आउट। ये अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है। यहां पर लिखा है डू यू फील लाइक ईटिंग आउट। डू यू फील, क्या तुम ऐसा महसूस करते हो जैसे ईटिंग आउट, जैसे तुम रेस्टोरेंट में खा रहे हो। यहां पर ईटिंग आउट का प्रयोग एक साथ में किया गया और टू नाइट का प्रयोग बाद में किया गया। हालांकि ये टू नाइट जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये टू नाइट जो है कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है। अगर टू नाइट का प्रयोग हम ना भी करें, अगर हम टू नाइट का प्रयोग ना भी करें, जैसे मान लीजिए हम इसको मिटा भी दें, अगर हम इसको मिटा भी दें तब भी देखिए इसका अर्थ पूर्ण है। डू यू फील लाइक ईटिंग आउट, क्या तुम ऐसा महसूस कर रहे हो कि तुम बाहर रेस्टोरेंट में खा रहे हो। तो इसके बाद में किसी ऑब्जेक्ट की प्रयोग नहीं है। इसका मतलब ये जो वर्ब है ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। ये जो टू नाइट हमने जोड़ा है ये तो एक हमने कॉम्प्लीमेंट के रूप में जोड़ा है, वो बता रहा है कि आज रात, ये कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है। ठीक है, समझिए। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, डू यू फील, क्या आप महसूस करते हैं लाइक ईटिंग टू नाइट आउट। नहीं, यहां पर जब ईटिंग था और इसका पार्टिकल क्या था, आउट, प्रीपोजिशन, आउट जो है एडवर्ब है, इसका पार्टिकल है, इन दोनों को जोड़कर फ्रेजल वर्ब बनी थी और ये इंट्रांजिटिव होने के कारण इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। अगर हमने टू नाइट का प्रयोग इनके बीच में कर दिया इसका मतलब ये गलत है। क्यों, क्योंकि इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स को हम उसके पार्टिकल को अलग नहीं कर सकते, उन दोनों भागों को अलग नहीं कर सकते। इतनी बात आप समझ पाएंगे। देखिए चीजें तो एडवांस हैं, ये तो इस क्लास का नाम ही है एडवांस्ड इंग्लिश। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस अभी एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं लेकिन पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने की संभावना है। और आप लोगों को जो चीजें हैं वो आप लोगों को पढ़ लेनी चाहिए। मैं सारी चीजें आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो आपने समझा कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब थी और इनको जब हमने अलग कर दिया, देखिए ईटिंग टू नाइट आउट, इनके बीच में क्या आ गया, टू नाइट, तो इसका मतलब ये यूज गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब, मैंने आपको बताया था ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या थी। चलो ऐसी पढ़ते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या थी, ऐसी फ्रेजल वर्ब्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जा सकता है, मतलब प्रयोग किया जा सकता है नहीं बल्कि प्रयोग किया जाता है। ऐसी वर्ब्स जिनके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट के बिना उनका अर्थ पूर्ण नहीं हो सकता, ऐसी वर्ब्स को कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब्स। जरा इसको आप देखिए, शी टोर अप,
शी टोर अप, उसने फाड़ दिया। अगर मैं इसको मान लीजिए मिटा भी दूं, ठीक है, मैंने इसको क्या किया, मिटा दिया, ठीक। और मैंने कहा शी टोर अप द लेटर को मैंने हटा दिया था। शी टोर अप अगर होगा तो इसका अर्थ होगा उसने फाड़ दिया। तो इसका मतलब है, आप पूछेंगे भाई क्या फाड़ दिया, तो कोई ना कोई हमें ऑब्जेक्ट जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो टोर अप बना, ये कैसी वर्ब है, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ये कैसी वर्ब है, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और इसके साथ में ऑब्जेक्ट का प्रयोग जरूर किया जाएगा। अगर हम ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट, इसका प्रयोग हम इसको बीच में भी कर सकते हैं या पार्टिकल के बाद भी कर सकते हैं। वो थोड़ा सा मिट जा रहा है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से, आप चिंता ना करें। देखिए, शी टोर अप, ये कैसी वर्ब थी, ट्रांजिटिव वर्ब। हमने ऑब्जेक्ट का प्रयोग क्या किया, इसके बाद किया, तब भी ये ठीक था। अगर हमने टोर द लेटर अप, इन दोनों के बीच में मेन वर्ब और पार्टिकल के बीच में ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया, तब भी ये सही रहा। यानी कि फ्रेजल अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, लेकिन वर्ब अगर ट्रांजिटिव है तो हम दोनों को अलग कर सकते हैं, मेन वर्ब और पार्टिकल को अलग हम कर सकते हैं, ठीक है। आगे इसमें कुछ और पॉइंट्स को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, जिससे मान लीजिए अभी जो हमने देखा पिछले एग्जाम्पल में, वहां पर फ्रेजल वर्ब का जो ऑब्जेक्ट था वो नाउन था। क्या था, नाउन था। लेकिन यहां पर अब देखें, यदि फ्रेजल वर्ब के बाद प्रयोग किए जाने वाला ऑब्जेक्ट नाउन है, अगर क्या है, अगर नाउन है, तो नाउन पार्टिकल के बाद या पहले, अर्थात मेन वर्ब तथा पार्टिकल के बीच में प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर समझिए, द पुलिस गॉट इनटू द हाउस बाय ब्रेकिंग डाउन। ब्रेक डाउन का अर्थ होता है तोड़ देना, द डोर, बाय ब्रेकिंग डाउन द डोर। यहां पर यह तो है फ्रेजल वर्ब, क्या है, यह है फ्रेजल वर्ब, और हमने ऑब्जेक्ट का प्रयोग कहां पर किया, यहां पर किया, तो यह ठीक है। मैंने कहा अगर वर्ब ट्रांजिटिव है, ये वर्ब ट्रांजिटिव है, अगर हम ब्रेकिंग डाउन पर जोड़ दें और ऑब्जेक्ट का प्रयोग अगर हम ना करें तो इसका अर्थ पूरा नहीं होगा, ठीक है। हमें इसके साथ एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, नाउन है, ठीक। और मैंने कहा नाउन का प्रयोग अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो इससे पहले, यानी कि इन दोनों के बीच में भी किया जा सकता है। देखिए, ब्रेकिंग द डोर डाउन, समझिए, देखिए ये मेन वर्ब थी और ये इसका पार्टिकल है। फ्रेजल वर्ब के बीच में हमने इस द डोर का प्रयोग कर दिया, जो ऑब्जेक्ट है और नाउन है, ठीक है। इस तरह से भी अगर हम प्रयोग कर देंगे तब भी ये सही माना जाएगा। इतनी बातों को आप समझ पाए होंगे कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट अगर नाउन है, तो हम या तो फ्रेजल वर्ब के बाद में भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम फ्रेजल वर्ब के बीच में भी उसको यूज कर सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में ये सही माना जाएगा। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं हम। जरा देखिए, अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो, अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो इसका प्रयोग हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब के बीच में किया जाता है, यानी कि मेन वर्ब तथा पार्टिकल के बीच में ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा, लास्ट में इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। जरा समझे, द डोर वॉज नॉट लॉक्ड, डोर जो था वो बंद नहीं था। व्हाई डिड द पुलिस ब्रेक इट डाउन, लेकिन पुलिस ने इसको क्यों तोड़ा। यहां पर देखिए, ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये पार्टिकल है इसका, ठीक है, ये पार्टिकल है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है ये प्रोनाउन है, इसीलिए हमने किसके बीच में प्रयोग किया, मेन वर्ब तथा पार्टिकल के बीच में प्रोनाउन का प्रयोग किया। मैंने आपसे कहा कि अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो फ्रेजल वर्ब के लास्ट में उसका प्रयोग नहीं कर सकते, बल्कि उसका प्रयोग कहां पर किया जाएगा, ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब के बीच में किया जाएगा। जरा देखिए, ब्रेक डाउन, ये है मेन वर्ब, ये है मेन वर्ब, ये है पार्टिकल, ठीक है। और इन दोनों के बाद में अगर हमने प्रोनाउन का यूज कर दिया, बाद में प्रयोग किया, तो ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब हो और ऑब्जेक्ट अगर प्रोनाउन हो तो उसका प्रयोग हमेशा इन दोनों के बीच में, मेन वर्ब तथा पार्टिकल के बीच में किया जाता है। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट नाउन हो तो चाहे आप बाद में प्रयोग करें, देखिए
ये फ्रेजल वर्ब थी, ये नाउन था। चाहे आपने बाद में प्रयोग करा तब भी ये सही है, और आपने इसका बीच में प्रयोग करा तब भी ये सही है। लेकिन प्रोनाउन होगा तो हमेशा कहां प्रयोग होगा? हमेशा बीच में यूज होगा। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। देखिए, चीजें तो एडवांस हैं, ठीक है। आप इन चीजों को बार बार देखेंगे, बार बार समझेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। कहीं ना कहीं आप बैंकिंग के एग्जाम में, आप एनडीए सीडीएस के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम्स में ये चीजें आपके बहुत काम आ सकती है। क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि अभी तक फ्रेजल वर्ब का यूज मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन अभी नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है। देखिए, यदि ऑब्जेक्ट एक लॉन्ग फ्रेज हो तो इसका प्रयोग पार्टिकल के बाद में किया जाता है। देखिए, यहां पर यह है शी टोर अप। ये टोर जो था ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। अप जो है ये पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल है। और इसके बाद में जो ऑब्जेक्ट जुड़ा है वो पूरा एक क्या है? फ्रेज है, शब्दों का एक समूह है। शी टोर अप ऑल द लेटर्स ही हैड सेंट हर। उसने सारे लेटर्स फाड़ दिए जो उसने उसे भेजे थे। तो ये जो पूरा है ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? पूरा एक शब्दों का समूह है, ठीक। तो इसीलिए इसका प्रयोग कहां पर क्या किया? बाद में किया गया। इसका प्रयोग पहले नहीं कर सकते। हमें नॉर्मली इसके बाद में इस तरह के फ्रेज का प्रयोग करना चाहिए। यहां पर जो एग्जाम की दृष्टि से अगर मैं कहूं सवाल बनता है वो प्रोनाउन वाले पॉइंट पर बनता है। अगर नॉर्मली आपसे अगर एग्जाम में एडवांस लेवल पर थोड़ी सी ग्रामर अगर पूछ ली जाए तो मेरा मानना यह है कि वो पहली बार में यही पूछेगा कि एक फ्रेजल वर्ब होगी और उसके साथ में प्रोनाउन जोड़ देगा और वो प्रोनाउन का बाद में यूज कर देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें एरर क्या है। तो आप क्या कहेंगे कि प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा इन दोनों के बीच में किया जाना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट मेरे हिसाब से एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पहला वाला जो मैंने इंट्रांजिटिव वर्ब बताया था वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इंट्रांजिटिव वर्ब को, इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब को अलग अलग नहीं किया जा सकता, यानी कि मेन वर्ब और पार्टिकल को अलग अलग नहीं किया जा सकता। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, अब ये जो पॉइंट है ये एडवांस्ड इंग्लिश से भी थोड़ा सा और एडवांस्ड पॉइंट है, ठीक है। मैं ये समझता हूं कि इतने एडवांस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं जाएगा, चाहे वो कोई एनडीए सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, वो इतने लेवल पर नहीं जाएगा। लेकिन जब मैं आपको एडवांस्ड इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब पढ़ा ही रहा हूं तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम उस टॉपिक को मैं कंप्लीट पढ़ाऊं, ठीक है। जैसे हम नॉर्मली नॉन फाइनाइट में पढ़ते हैं कि भाई कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो 2+V1 लेती हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो जीरंड यानी कि V+ing लेती हैं। ये कुछ उसी तरह से है। मतलब कुछ फ्रेजल वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको सेपरेट किया ही नहीं जा सकता, चाहे उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो, चाहे उसका ऑब्जेक्ट नाउन हो, चाहे वो ट्रांजिटिव हो, लेकिन उसको जो है किसी भी स्थिति में ब्रेक नहीं किया जा सकता, सेपरेट नहीं किया जा सकता। वही है, देखिए, इनसेपरेबल वर्ब्स। कुछ फ्रेजल वर्ब्स ऐसी होती हैं जो चाहे इंट्रांजिटिव हो चाहे ट्रांजिटिव हो, चाहे ऑब्जेक्ट नाउन हो या प्रोनाउन हो, उनको कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता। ऐसी वर्ब इनसेपरेबल वर्ब्स कहलाती हैं। देखो, आई डिड नॉट रियली टेक टू। यहां पर फ्रेजल वर्ब क्या है? टेक टू। ये टेक जो है मेन वर्ब है, ये प्रीपोजिशन पार्टिकल है, और ये पूरी क्या बनी? ये पूरा जो है फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। और ये ऐसी फ्रेजल वर्ब है, इसके बाद में देखिए ऑब्जेक्ट जो है एक नाउन है, हर हस्बैंड। मैंने आपको बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट नाउन हो तो इसको बाद में भी यूज कर सकते हैं और या फिर इसके बीच में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये फ्रेजल वर्ब अपने आप में ऐसी वर्ब है जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, ये हमेशा एक साथ में ही यूज होती हैं। अगर हम इस वर्ब को ब्रेक कर देंगे तो हम उसको गलत मानेंगे। ये तो सही था। देखिए, टेक हर हस्बैंड टू, हमने इन दोनों को अलग कर दिया, इसका मतलब ये गलत हो गया। ये टेक टू जो है ऐसी वर्ब है, टेक टू ऐसी वर्ब है जहां पर भी आपको मिल जाए, तो अगर ये सेपरेट अवस्था में मिल जाए तो आप समझ लेना कि यहां पर एरर है, क्योंकि टेक टू ऐसी वर्ब है जिनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। जरा देखें, आई डिड नॉट रियली टेक टू हिम। आई डिड नॉट रियली टेक टू हिम। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि अगर प्रोनाउन का यूज हो तो प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा दोनों के, मेन वर्ब तथा पार्टिकल के बीच में किया जाता है। लेकिन यहां पर मैं ये बता रहा हूं कि यहां पर प्रोनाउन का यूज है, फिर भी सही है। क्यों? क्योंकि इस वर्ब की अपनी एक विशेषता है।
कि इस वर्ब को हम सेपरेट नहीं कर सकते। अगर हम इस वर्ब को सेपरेट नहीं कर सकते तो हमें प्रोनाउन को क्या करना होगा, बाद में रखना होगा। ठीक है, अगर हम इसको सेपरेट कर देते हैं तो ये गलत माना जाएगा। ये यहां पर हिम का प्रयोग बीच में आ गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। किसी भी स्थिति में टेक टू को हम सेपरेट नहीं कर सकते। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। इस प्रकार की बहुत सी वर्ब्स हैं, मैं कुछ वर्ब्स की लिस्ट बनाकर आपको प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूंगा, लेकिन यह है कि ये चीजें बहुत एडवांस्ड लेवल की हैं। ठीक है, तो ये मैं प्रोवाइड आपको करवा तो दूंगा, खैर दो चार आप याद कर लेना, लेकिन आप ज्यादा इन बातों पर जोर देना मत, क्योंकि ये एडवांस लेवल के जो बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट में जाते हैं, जो रिसर्च करते हैं बच्चे, वो लोग इन चीजों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये रिसर्च लेवल की चीजें हैं, ये कॉम्पिटिटिव स्तर में थोड़ा सा ये लेवल जो है एडवांस्ड लेवल है ज्यादा। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बदलता हुआ पैटर्न है एग्जाम का, उसमें अगर कोई पूछ भी ले इस तरह का एडवांस सवाल तो कोई बहुत विचित्र बात इसमें नहीं है। ठीक है, देखिए कुछ फ्रेजल वर्ब्स ऐसी होती हैं जिन्हें सेपरेट करके ही प्रयोग किया जा सकता है। देखो उसी प्रकार से पॉइंट बन रहे हैं कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद में 2+V1 ही प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से ये पॉइंट बन गया कि कुछ वर्ब्स हैं जिनको सेपरेट करके ही प्रयोग किया जाएगा, भले उनका ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन हो। ठीक है, देखिए दे चेंज्ड द प्लान्स, उन्होंने योजनाओं को क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। एंड मेस्ड एवरीवन अराउंड, मेस अराउंड का अर्थ क्या होता है, मेस्ड अराउंड का अर्थ होता है किसी को गलत व्यवहार करना, मतलब किसी के साथ गलत व्यवहार करना, उसका अर्थ होता है मेस्ड अराउंड। मेस्ड अराउंड का अर्थ होता है गलत व्यवहार करना। इसके साथ अगर प्रीपोजिशन आती है तो विद प्रीपोजिशन आती है। मेस अराउंड का अर्थ होता है गलत व्यवहार करना। दे चेंज्ड द प्लान, उन्होंने योजना को परिवर्तित कर दिया। एंड मेस्ड एवरीवन अराउंड, और उन्होंने प्रत्येक के साथ गलत व्यवहार किया। ठीक है, मैंने कहा ये जो मेस्ड अराउंड फ्रेजल वर्ब है, ये जो मेस्ड अराउंड फ्रेजल वर्ब है, इसको हमेशा सेपरेट करके ही प्रयोग किया जाता है, इसको साथ साथ में यूज नहीं किया जाता है। अगर इसको साथ में यूज कर दिया तो इसको गलत माना जाएगा। ठीक है, ऐसा प्रयोग नहीं होगा, इसको हम सेपरेट करके ही यूज करेंगे, मेस्ड एवरीवन अराउंड। ठीक है, तो आज की एडवांस्ड इंग्लिश की ये फर्स्ट क्लास थी, जिसमें मैंने आपको फ्रेजल वर्ब और उनके यूज को बताने का प्रयास किया। ठीक है, आगे हम देखेंगे कोई और पॉइंट्स लेंगे एडवांस्ड इंग्लिश में, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम वापस अपने जनरल इंग्लिश पर आएंगे। हमारा पॉइंट था हमें ईच पढ़ना है, तो ईच के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको ये एडवांस्ड इंग्लिश की क्लास कैसी लगी, हमें कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वैसे हम कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि एडवांस्ड इंग्लिश में बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में वापस अपनी जनरल इंग्लिश पर आएंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। ईच, एवरी और मैनी और मच पढ़ने के बाद फिर से हम देखेंगे, कुछ और चीजें पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।